हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीपनी अमृत। फ्रेंड्स, आज से हम लोग बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2023। आपको मालूम होगा कि बहुत जल्द ही बिहार में दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। उसके लिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्पार्क स्पार्क की ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 53 सेट्स दिए हुए हैं। वन बाय वन करके हम लोग प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। ये पहला प्रैक्टिस सेट है। अगर हम दरोगा की जो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसकी एग्ज़ाम जो है 2 चरणों में होती है। पहला पीटी और दूसरा मेंस की एग्ज़ाम होती है। पीटी, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो टोटली प्रैक्टिस पीटी पर निर्भर है, यानी पीटी के अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। अगर सिलेबस की हम बात करें तो टोटल जो है इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल 200 मार्क्स के पीटी में एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स होते हैं। अगर निगेटिव की बात करें तो 0.2 मार्क्स जो है निगेटिव मार्किंग होती है, यानी प्रत्येक एक गलत क्वेश्चन पे आपकी 0.2 मार्क्स नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन इंटू 2, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स की, यानी 200 मार्क्स की आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपको बता दें नॉलेज के लिए कि फर्स्ट जो पेपर होती है उसमें जो है सामान्य ज्ञान से और करेंट अफेयर से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और दोस्तों, आपको मालूम होगा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको पहले जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग आज से स्पार्क स्पार्क की हम लोग जो है जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? तो आपको मालूम होगा कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, राजेंद्र चोल प्रथम। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित कर राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगैकोंड चोल, याद रखेंगे, गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। उन्होंने गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया तथा इनके निकट विशाल तालाब चोल गंगम का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था हेन सांग, याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आपको मालूम होगा कि चीनी यात्री हेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इन्हें यात्रियों में राजकुमार, याद रखेंगे, इन्हें यात्रियों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। नीतियों में पंडित तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथों के संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो बताइए किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो आपको मालूम होगा चंद्रगुप्त द्वितीय
ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। इसके शासन काल में मगध उन्नति के चरम पर था। उन्होंने शक राज को खत्म किया तथा बाल्हिक प्रदेश पर विजय प्राप्त किया। चीनी यात्री फायान इसी के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की तथा चंद्रगुप्त विक्रमक ने इसकी उपाधि धारण की। इस तरह से इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित इस शासक ने शासन काल के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है। तो बताइए किस शासक के शासन काल के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक। आपको मालूम होगा कि अफ्रीकी यानी पहले अफ्रीका का नाम जो है मोरक्को हुआ करता था। यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था और दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इसके विद्वता से प्रभावित होकर दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ठीक, 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इन्हें राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता अपनी पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के घटनाओं का वर्णन किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? तो आप बताइए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने विद्यारण्य नामक दिव्य पुरुष के आशीर्वाद से ही इस साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मुगल वंश। मुगल वंश। याद रखेंगे, मनसबदारी प्रथा का संस्थापक मुगल सम्राट अकबर था, जो सैन्य विभाग से संबंधित था। 100 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार, 500 से 501 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा और 2500 से अधिक मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर आजम कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शिवाजी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। इस मंत्रिमंडल में पेशवा का पद सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सर थॉमस रॉ। सर थॉमस रॉ ने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है। जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था। सर थॉमस रो, विलियम फिंच तथा एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में होने वाले षड्यंत्र और भ्रष्टाचार का उल्लेख अपनी पुस्तक ए वॉयज ऑफ ईस्ट इंडिया में किया है। निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अब्दुल रजाक 1643 ईस्वी में देवराय द्वितीय विजयनगर के दरबार में पहुंचा था। बर्नियर जो था, बर्नियर के बारे में बात करें तो बर्नियर पेशे से एक चिकित्सक था और औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा लिखित ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ख्याति लब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान। आपको मालूम होगा कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से 2 युद्ध तराइन के मैदान में लड़े। तराइन के प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, गौरी पराजित हुआ, परंतु दूसरा युद्ध 1192 में जो हुआ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर विजय प्राप्त किया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगीज सेना का सेनापति था जो 1509 से 1515 ईस्वी तक रहा था। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। इसने गोवा, मलक्का, हमरूज पर विजय प्राप्त किया। भारत में अस्थायी बस्ती बनाने की कोशिश तथा पुर्तगीज को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यही कारण है कि इसे
यानी भारत में पुर्तगाली शक्ति का स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भारतीय संसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है? भारतीय संसद द्वारा इसमें से किसके द्वारा उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधन दिए जाने के बाद, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधन दिए जाने के बाद, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुरु अंगद। गुरु अंगद इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरु अंगद जो है, जिनकी कार्यकाल 1539 से 1552 ईस्वी थी, सिखों के दूसरे गुरु थे। उनका प्रारंभिक नाम लहना था। उन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया और गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो आपको मालूम होगा भारत का अंतिम जो वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 को सत्ता के हस्तांतरण के लिए प्रत्यंत भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया था। 3 जून 1947 को बेटन योजना घोषित किया गया, जिसमें भारत का विभाजन शामिल था और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। इसके बाद गवर्नर जनरल का प्रावधान ही खत्म कर दिया था, आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया? तो बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने आरंभ किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी तथा उनके 79, याद रखेंगे 79 सहयोगियों द्वारा दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर संकेत था। 6 अप्रैल 1930 को, याद रखेंगे 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तथा इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है? बताइए। तो आपको मालूम होगा कि कृषि का आविष्कार नवपषाण काल में हुआ था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन है? तो गेहूं तथा जौ थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नवपषाण काल। कृषि कर्म का प्रादुर्भाव जो है नवपषाण काल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीबाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोथल तथा सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। याद रखेंगे, लोथल भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मल। मल जो है गणतंत्र था। 18 का सी आंसर सही हो जाएगा। मल की राजधानी कुशाउथी थी। याद रखेंगे, मल की राजधानी कुशाउथी थी। वर्तमान में इसे देवरिया उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बराबर की गुहाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा आजीवक। आजीवक। मौर्य सम्राट अशोक ने आजीवकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों जो कि गया में है 4 गुफाओं, जिसका नाम याद रखेंगे कर्ण, चौपार, सुदाम तथा विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा आजीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का
श्रेय दिया जाता है? तो शक संवत की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? वो है कुषाणों को। याद रखेंगे, कुषाणों को शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। आपको मालूम होगा कि कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा पंचांग के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, कुषाणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो बताइए। वेद की संख्या 4, आपको मालूम होगा वेद की संख्या 4, उपवेद की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, महापुराण की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108, स्मृतियों की संख्या 4 तथा दर्शन की संख्या 6 है। इस तरह महापुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध धर्म के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नादिया। नादिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। नादिया पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। याद रखेंगे, भागीरथ और जंगाली नदी के संगम पर अवस्थित यह नगर प्राचीन काल से मध्यकाल तक शिक्षा का केंद्र स्थान रहा था। यह तर्कशास्त्र के अध्ययन के लिए विख्यात था, न कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए। याद रखेंगे, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव तथा अमृति स्मृति विवेक के रचयिता शूलपाणी यहीं के निवासी थे। तो बोला है कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध धर्म के रूप में नहीं था? तो वो है नादिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको है? तो आपको मालूम होगा कि फतेहपुर सीकरी के निर्माण की बात करें तो मुगल सम्राट अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया तथा राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया। इसका सही उत्तर होगा अकबर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए हिलाही नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिला के संत थे। बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया तथा अलाउद्दीन शाबिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण करवाने का श्रेय मिला है? तो बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। देखिए, आपको याद रखना है कि दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर की थी, जिसे पूरा करवाने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को जाता है। यह एक 5 मंजिला इमारत है। तो शुरू कराया था कौन? तो वो तो कराया था कुतुब मीनार ने, लेकिन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी, स्टार्टिंग की थी, वो थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो उसको कंप्लीट किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जयदेव। जयदेव, नादिया पश्चिम बंगाल के निवासी जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में इटली से कौन यात्री आया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली से मार्को पोलो इटली का रहने वाला था और उसने 1228 से 1292 तक एक प्रसिद्ध यूरोपीय इटली वासी पर्यटक था, जिसने कई पूर्वी देशों की यात्राएं की थी। भारत में वह काकातीय राज्य का भ्रमण किया था। याद रखेंगे, काकातीय काकातीय राज्य का भ्रमण किया था, जहां रुद्रमा देवी शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे मराठी में गीताई तथा हिंदी में भूदान योजना की रचना किया। इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया। 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में ये चुने गए थे। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के प्रथम अथक प्रयासों के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के
सती होने को अवैध घोषित किया, और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन था? इसका सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के लिए सिफारिश किया था। इन्हीं के द्वारा कानून का वर्गीकरण किया गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेसोपोटामिया। हड़प्पा काल में विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया सहित अनेक देशों से था। मेसोपोटामिया से लार्जवर्थ आयात किया जाता था, याद रखेंगे लार्जवर्थ। मेसोपोटामिया से लार्जवर्थ जो है आयात किया जाता था, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं थे? कौन वैदिक देवता नहीं थे? देखिए, इंद्र वैदिक देवता थे, वरुण भी थे, रुद्र भी थे, कार्तिकेय जो है वैदिक देवता नहीं थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग वैदिक आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया था, याद रखेंगे, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता में सूर्य, घोष, मित्र, पूषण, विष्णु ये सब लोग थे, और अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, वर्जन। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती तथा नदियां, ये सब पृथ्वी के देवता थे। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बौद्ध धर्म में आत्मा और परमात्मा की परिकल्पना नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही ईश्वर को नहीं मानता है, याद रखेंगे, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म है, दोनों ही ईश्वर को नहीं मानता है। लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा और परमात्मा की परिकल्पना नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? ईश्वर का अस्तित्व है। तो देखिए, ईश्वर का अस्तित्व अभी हमने बताया कि ईश्वर का अस्तित्व दोनों धर्मों में, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ईश्वर का अस्तित्व है, इस विषय को महात्मा बुद्ध मौन रहे। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा विषय सत्य है? तो है ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ये विषय सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 35। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? तो बताइए कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। याद रखेंगे, गुप्तकालीन 10 अवतार मंदिर देवगढ़ यानी उत्तर प्रदेश में देवगढ़ है में अवस्थित है। कुंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का निर्माण चंदेल शासक धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, कासोर मंदिर निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर जो है गुप्त काल का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश 4096, याद रखेंगे, 4096.7 किलोमीटर बनाता है। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो बताइए, इसका सही उत्तर होगा वेनगंगा। याद रखेंगे, कोसी, सोन, रामगंगा ये सब जो नदियां जो है गंगा की सहायक नदी है, लेकिन वेनगंगा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें सर्वाधिक वनाच्छित
वर्णाच्छादित राज्य है, सबसे ज्यादा वर्णाच्छादित राज्य कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक वर्णाच्छादित राज्य जो है मध्य प्रदेश है, जहां 77,522 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है मध्य प्रदेश नहीं दिया है, तो इसलिए ये जो है ऑप्शन बी इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा अगर पूछे और मध्य प्रदेश रहे तो मध्य प्रदेश ही ऑप्शन में लगाएंगे। मध्य प्रदेश कहाँ है, कितना है? तो 77,522 वर्ग किलोमीटर में इसका वन आच्छादित एरिया है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है, तो बताइए भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है, इसका सही उत्तर होगा राजस्थान मैदान। भारत में सबसे अधिक विस्तृत मैदान राजस्थान का मैदान है, जो कि 2,13,887 वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद गंगा का ऊपरी मैदान, उसके बाद मध्य गंगा का मैदान का क्षेत्र आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा राजस्थान का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला जो प्रदेश है वो कौन है? वो है पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है, वो है ऑप्शन सी गंगा नदी तंत्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। टोडो जनजाति निवास करती है, तो बताइए टोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु में। टोडो जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोडो जनजाति तमिलनाडु की मूल जनजाति है, जो नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखेंगे नीलगिरी पर्वत श्रेणी में पाई जाती है टोडो जनजाति तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो वो है उत्तर प्रदेश का। याद रखेंगे उत्तराखंड का है, सिक्किम का भी है, हिमाचल प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है हिमालय पर्वत श्रेणियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा स्टेशन जो है जो विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था पहले? तो वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल CMT विक्टोरिया गोथिक वास्तुकला के रूप में निर्मित एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। मुंबई के बीच में स्थित इस स्टेशन को यूनेस्को ने 2004 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया है और इसका निर्माण 1888 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलायची की पहाड़ियां किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। इलायची की पहाड़ियां तमिलनाडु प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपको मालूम होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। किससे? गुजरात से होकर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन है किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो बताइए छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से, त्रिपुरा से, बिहार राज्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य। बिहार राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिग बोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। सोहन सिंह ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नाम का एक अखबार निकाला जिसमें इसका नाम भी
गदर पार्टी पड़ गया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। इसने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, संसार में सबसे ऊंची इमारत निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बताइए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्नायु। याद रखेंगे, स्नायु। अस्थि है और इधर भी अस्थि है यानी हड्डी है, उसको जोड़ने वाला जो ऊतक है उसको स्नायु कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी वह स्थान जहां अस्थियां आपस में इस तरह मिलती हैं कि वे गति एवं प्रचलन संभव बना सके, तो वह स्थान संधि कहलाता है यानी ज्वाइंट कहलाता है। और इस ज्वाइंट वाले प्रत्येक अस्थि के सिरे पर उपास्थि की एक परत होती है तथा अस्थियों के मध्य में एक गुहा होता है जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं, और इसमें साइनोवियल द्रव भरा होता है। साइनोवियल गुहा को आच्छादित करने वाली या पतली झिल्ली को साइनोवियल कला कहते हैं, और दोनों अस्थियों एक दूसरे से लचीले लिगामेंट मिस स्नायु द्वारा जुड़ी रहती है, जो कि अस्थि को मोड़ने में सहायक होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। बहुत ही कम समय के अंतरालों का सही मापन होता है, इसका सही उत्तर होगा, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन परमाणु घड़ियों द्वारा। याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, परमाणु घड़ियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो किसके उदाहरण हैं? तो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। याद रखेंगे, सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl। याद रखेंगे, NaCl। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, इसलिए भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक जो है सोडियम क्लोराइड को के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महानतम विविधता होती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय नम वनों में। याद रखेंगे, उष्णकटिबंधीय नम वनों में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। आइसोसोहायट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समवर्षा वाली जगहों को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं, वो हैं निकेल और फेरस। याद रखेंगे, निकेल और फेरस जो है पृथ्वी के तल में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं, निकेल और फेरस। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 60। एक लगभग 1 बिलियन बाइट होता है, यानी 1 गीगाबाइट। याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइट होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। उस एशियन हाथी का नाम जो मनुष्य की तरह आवाज निकालता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकाल हैं? इसका सही उत्तर होगा 3। याद रखेंगे, 3 प्रकार के आपातकाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता प्राप्त होती है, तो वो होती है संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। संज्ञेय अपराध किसी अपराध को संदर्भित करता है जहां पे वारंट के बिना गिरफ्तारी की जा सकती है, गलत। वारंट के साथ गिरफ्तारी की जा सकती है, ये भी गलत। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 64। वह किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होता है, गलत।
औपचारिक शिकायत के बिना पुलिस किसी मामले को रजिस्टर कर सकती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अंतर्गत दिए जाने वाले, क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के अंतर्गत दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों को निलंबित संक्रिया हेतु सक्षम प्राधिकारी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज की गई थी? वो की गई थी 1984 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन कोड किस शहर में स्थित था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जाइलेम संवहनी ऊतक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, इंटरनेट से एक फाइल को अपने कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी विकिरण को बहुत अवशोषित करती है? तो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, एसी को डीसी में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो होता है रेक्टिफायर का। याद रखेंगे रेक्टिफायर का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आपको मालूम होगा, मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का क्या कारण है? तो है पृथ्वी का परिक्रमण। परिक्रमण जो है कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, इसरो का पूरा नाम है, तो बताइए इसरो का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। याद रखेंगे रहीमतुल्लाह सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंदिरा आवास योजना महिलाओं को निःशुल्क गृह योजना, ये सही सुमेल नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय पेंशन योजना अंशदान पेंशन प्रणाली सही है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम वयस्क शिक्षा के लिए संबंधित है। मध्याह्न भोजन योजना जो है विद्यालय के बच्चों को दोपहर का भोजन से संबंधित है। लेकिन इंदिरा आवास योजना जो है महिलाओं को निःशुल्क गृह योजना से संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा द्रावण क्षारीय होगा? तो कौन सा द्रावण क्षारीय होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं उनमें कौन सा स्वभाव होना चाहिए? तो उसमें वो अम्लीय होना चाहिए। याद रखिए वो अम्लीय होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो बताइए टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो वो होता है ऑक्सैलिक अम्ल। याद रखेंगे ऑक्सैलिक अम्ल जो है टमाटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? तो वो है मंद क्षार। मंद क्षार प्रकार का प्रकार है। मंद क्षार जो है NH3 जो है मंद क्षार प्रकार का पदार्थ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो वो होता है पारा का। याद रखेंगे मालूम होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा SO2। याद रखेंगे SO2। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा इंसुलिन। याद रखेंगे इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य के मगज यानी कि ब्रेन का द्रव्यमान कितना होता है? एक वयस्क मनुष्य के दिमाग का जो वजन होता है, वेट होता है,
द्रव्यमान जो होता है वो ब्रेन का द्रव्यमान मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1350 ग्राम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, परावर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है? कौन करता है? तो वो करता है रीढ़ रज्जु। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़का किस उम्र में तरुणावस्था प्यूबर्टी में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 11 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री हो, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो शुक्र पिंड का आदर्श तापमान क्या होगा? तो होगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का किसके लिए सलाह दी जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कॉलरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट किस वैश्विक ब्रांड का मशहूर पंच लाइन है? तो वो है नाइक का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? कौन बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, रक्त में खनिज संबंधी अशुद्धता किडनी द्वारा हटाई जाती है, तो मालूम होगा किडनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मौसम की कौन सी दशा बैरोमीटर पढ़ने में अकस्मात गिरावट से सूचित होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तूफानी मौसम, तूफानी मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है, तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 4 मीटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो वो है यूएसए का। यूएसए में, याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो है यूएसए में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए, देखिए मैथ से संबंधित प्रश्न हम पढ़ देते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक की जरूरत है। यदि वह 30 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने रखे गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 200, 200 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, पिता और उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र होगी, तो बताइए 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी? तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका सही उत्तर होगा 20 वर्ष। देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 98, ए ने 600 रुपये बी को 2 वर्षों के लिए और सी को 150 रुपये 4 वर्षों के लिए उधार दिया एवं दोनों से 90 रुपये ब्याज के रूप में पाया। साधारण ब्याज दर क्या रहा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्टोर में लागत का 320% लाभ होता है। यदि लागत 25% बढ़ जाए मगर विक्रय मूल्य स्थिर रहे, तो विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, एक हवाई जहाज 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। इसी दूरी को 1/2/3 घंटे में तय करने के लिए इसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, ये था 100 क्वेश्चंस दरोगा की प्रैक्टिस सेट। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।